हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज रिट्स। ये एक्चुअली टॉपिक नहीं है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसकी वजह से हम आज इतना फ्रीली अपनी कंट्री में, अपनी सोसाइटी के बीच में रह पा रहे हैं। वेदर वी आर बिलोंगिंग टू एनी रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी, डिसेंट, किसी भी जगह से हम बिलोंग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये हमारे अधिकार हैं कि हम कहीं भी खुले तौर पर आराम से घूम सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, अपनी जिंदगी जीने का हमें अधिकार है। और अगर हम लॉ को ब्रेक नहीं करते हैं, एक सर्टेन जो क्राइटेरिया बना दिया गया है, तो हमारी लाइफ हमसे नहीं छीनी जा सकती है। ऐसे बहुत सारे राइट्स हमें दिए गए हैं, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट्स दिए तो गए हैं, साथ में इसे गारंटी जो दी की गई है, उसके पीछे इस रिट के बहुत बड़े रोल हैं। अगर ये रिट ना होता तो जो ये राइट्स हमें फंडामेंटल्स दिए गए हैं, इसका वजूद नहीं होता। क्योंकि किस तरह से हमारे इतना ज्यादा सोचने समझने, इतनी डिटेलिंग में काम करने के बाद, इतने छोटे छोटे हाइपोथेटिकल कंडीशंस के सोचने के बावजूद भी, इतना खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद भी लूप होल ढूंढ ही लिए जाते हैं। और क्या क्या हो सकता है हम जानते हैं, लेकिन यही एक रिट्स है जो लोगों के अंदर डर बनाए हुआ है कि आज हम पीसफुली सोसाइटी में रह पा रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं इन रिट्स के बारे में। रिट्स क्या होते हैं? ये कुछ अथॉरिटी है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दी गई है। रिट्स को जानने से पहले दो आर्टिकल्स के बारे में बात कर, अगर हम लोगों ने नहीं किया तो अपने आप में रिट्स अधूरा है। ये दोनों आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जुड़े हुए हैं और इनसे कुछ जुड़ी हुई कुछ जरूरी चीजें जो रिट्स को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसके बारे में बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम इट, जो हमारा आज का टॉपिक है रिट्स, उसमें क्या होता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कुछ अथॉरिटी है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हमें मेंशन किए गए हैं पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। अगर उसका कोई वायलेशन करता है तो किस तरह से कोर्ट, कितने अधिकार में कितना सुप्रीम कोर्ट, और कौन कौन से अधिकार हाई कोर्ट के पास है कि कोई भी गड़बड़ी होने से पहले या उसके बाद उसको कैसे रोका जाए। इन सब चीजों से रिलेटेड ये मुद्दे हम यहाँ पर देखेंगे। तो रिट्स जानने से पहले हम देख लेते हैं, ये रहे हमारे 5 टाइप के रिट्स। होने से पहले सबसे पहले हम कुछ इसके बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में तो ये तो हम लोगों ने देख ही लिया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ अधिकार क्षेत्र हैं या उनकी अथॉरिटेटिव पावर जो है वो यहाँ पे शो करती है किस चीज के रिगार्डिंग। इसके अंदर आर्टिकल 32 आता है और 226 में हाई कोर्ट को पावर दी गई है, वही सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है आर्टिकल 32 में। दो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो आर्टिकल फंडामेंटल राइट की रक्षा कर रहा है वो खुद भी एक फंडामेंटल राइट ही है। तो ये फॉल करता है, आर्टिकल 32 फॉल करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में, जहां फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। ये खुद में ही एक फंडामेंटल राइट है और ये सुप्रीम कोर्ट को इतनी पावर देता है, एज वेल एज ये इंडिविजुअल या सिटीजन्स को इतनी पावर देता है, स्पेशली बाहर के भी कुछ राइट्स हम देखेंगे जो इंडिया के बाहर के लोग भी हमारे यहाँ आते हैं, उनको भी राइट्स दिए गए हैं। इतनी पावर देता है कि आप लोगों को इतनी पावर देता है कि आप डायरेक्टली अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार देता है कि आप किसी के भी फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हो रहा है तो आप डायरेक्टली हस्तक्षेप कर सकते हो। ये दो पावर हो गई सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और पावर हो गई और ये राइट्स हो गए सिटीजन्स के बारे में। इसके बारे में बात कर लिया। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक तो मैंने बता दी कि कितनी अथॉरिटेटिव पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को, और उसके बाद इंडिविजुअल्स को या हमारे सिटीजन और बाकी लोगों को। उसके साथ ही इसके बारे में एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस ये है कि ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट, हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो हायरार्की में सबसे ऊपर है, इसके बावजूद भी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट
कि हाई कोर्ट किसके पास रिट की ज्यादा बड़ी अथॉरिटी है। तो डोंट बी कंफ्यूज कि हम लॉजिकली सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे, लेकिन सॉरी, हाँ, तो लॉजिकली हमको लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा अथॉरिटी होनी चाहिए, लेकिन हमारे हाई कोर्ट के पास रिट्स ज्यादा करने की ज्यादा अथॉरिटी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को ये अथॉरिटी देता है कि आप रिट्स जारी कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के लिए, लेकिन आर्टिकल 226 ना कि केवल फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज कुछ अदर अथॉरिटीज भी हैं जिसके लिए या उनका एक्सपेंशन ज्यादा है हाई कोर्ट का, कि वो कई जगहों पे रेट्स जारी कर सकते हैं। बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, मेजर तरीके से मेजर आपको मोटा मोटा सिर्फ इतना जानना है कि अगर फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ अदर एरियाज में भी, सर्टेन एरियाज में भी हाई कोर्ट रेट जारी कर सकता है। ये हो गई हमारी सुप्रीम कोर्ट की पावर। तो अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछता है कि दोनों में से किसकी पावर ज्यादा है रेट ज्यादा करने की, तो वो है हमारा हाई कोर्ट। अब इसके साथ ही 32 के साथ आपको हमें ये देखना है कि दो चीजें, पहली बात तो एक सिटीजन्स को और प्लस अगर इन शॉर्ट में लिखूं इंस्टेड ऑफ सिटीजन हम इंडिविजुअल लिख देते हैं, ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि सिटीजन के सिवा भी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि दोनों को दिए गए हैं। ये ब्रिज करता है, सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी देता है और एज वेल एज इंडिविजुअल को अथॉरिटी देता है कि यू कैन बी डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। अब हम बात करते हैं 32 के बाद 226 हो गया, इसमें भी हम लिख देते हैं ये हमारे फंडामेंटल राइट्स से एसोसिएटेड है और हमारा फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 32 के 3 ब्रिज करता है सुप्रीम कोर्ट और इंडिविजुअल के बीच में, एक ब्रिज क्रिएट करता है। वैसे ही फंडामेंटल राइट्स और प्लस अदर ये हमें सुप्रीम कोर्ट से एसोसिएटेड मिलता है 226 में। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से 5 तरह के रिट्स हैं और उनसे एसोसिएटेड जितनी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बातें हो सकती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनके टाइप कौन से हैं। ये 5 तरह के हो सकते हैं। सबसे पहला अगर हम देखें तो है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस के बाद में आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि नेवर कंसर्न अबाउट इट्स प्रोनाउंसिएशन में मत जाइएगा, क्योंकि ये लैटिन वर्ड्स हैं, इनका जो भी प्रोनाउंसिएशन लैटिन में होगा। हमारा फोकस है कि हम इसका इंग्लिश में क्या मतलब है और इस रिट्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। हिंदी में ही हम अगर इसको कहें तो इसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मीनिंग इंग्लिश में अगर आप ये कह सकते हो हैव द बॉडी। अब इसका मतलब क्या है? When a person illegally detained, at that time court have right to release this writ। क्या मतलब है इसका? जब भी मान लीजिए किसी को इलीगली गिरफ्तार किया गया है, गैर कानूनी तरीके से किसी को गिरफ्तार कर लिया गया है, इस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों रिट जारी कर सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर उस बंदे को, जिसको आपने बंदी बनाया, देखिए नाम यहाँ बंदा वाला बंदा नहीं है, भगवान का बंदा वाला नहीं, बंदी अपने आप में ही नाम बहुत कुछ कह रहा होता है। बंदी मतलब जिसे आपने बंदी बना रखा है, प्रत्यक्ष होता है सामने लाना,
बंदी को आप प्रत्यक्ष करिए, उसको सामने लाइए, कोर्ट के सामने लाइए, और आपको पेश करना होगा पुलिस को कि आपने इसे क्यों डिटेन किया है, क्यों गिरफ्तार किया गया है। तो इससे किसी का फंडामेंटल राइट वॉलेट नहीं होगा कि पुलिस अपने मर्जी से आकर किसी को भी उठा ले जाए, जेल डाल दे, तोड़ पीट दे। तो इस वजह से ये राइट बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो स्पेशली पुलिस अपने पावर का मिसयूज ना करे, या कोई बड़ी अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी पुलिस के थ्रू किसी भी इंसान के फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट ना करे। तो आपको कोर्ट के सामने 24 घंटे के अंदर कंडीशन अप्लाई, हर रिट में जो आप पढ़ोगे, हर फंडामेंटल राइट्स में कंडीशन अप्लाई होती है। जनरली हमें अपने राइट्स पता होते हैं, लेकिन उसके कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशन में आप वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, उस चीज के बारे में हम ध्यान नहीं देते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी विडंबना है कि हमें अपने राइट्स तो पता है, बट ड्यूटी हमेशा भूल जाते हैं। तो ड्यूटी अलग चीजें हैं और रिस्ट्रिक्शंस या कंडीशन अप्लाई अलग चीजें हैं। मान लीजिए, मैं इसलिए इसको बस बोल रही हूँ कि ये शॉर्ट में भी आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब जब हम लोग डिटेल में इसके पे काम कर रहे होंगे तब हम देखेंगे कि ऐसे बहुत से कंडीशंस होते हैं। जैसे कि 24 घंटे के अंदर आप, ये भी होता है कि मान लीजिए किसी दिन कोर्ट बंद है, सैटरडे या संडे को कोर्ट बंद है, वो शाम को गिरफ्तार हुए सैटरडे को, या सैटरडे को हुआ तो संडे को अवॉइड किया जाएगा। फिर ट्रैफिक के टाइमिंग को, तो ऐसे डिटेलिंग तो बहुत कुछ है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर दैट पर्पस आई एम अवॉइडिंग इट राइट नाउ। तो इसलिए अभी हम इसको अवॉइड करके छोड़ के चल रहे हैं। सिर्फ अभी हम देखते हैं कि किस रेट में क्या क्या चीजें हैं। तो हैबियस कॉर्पस का मीनिंग है हैव अ बॉडी, हिंदी में इसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कोर्ट के सामने इंसान को जिसे बंदी बनाया गया है उसको ले जाकर प्रेजेंट करना पड़ता है कि आपने जो डिटेन किया है वो लीगल है या नहीं है। और अगर कोई कोर्ट ऐसा कर देता, सॉरी, कोई पुलिस ऐसा कर देती है, तो उनके घर, जिसे गिरफ्तार किया गया है उसके घर के मेंबर जाकर इस तरह की अपील कोर्ट में कर सकते हैं, और कोर्ट इसके बिहाफ पर ये रिट जारी कर सकती है उन लोगों, इस कंप्लेन के बिहाफ पर। अब नेक्स्ट चीज के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा। बिफोर स्टार्टिंग इट, मैं इस चीज को यहीं पे क्लियर करते हुए चलूं। आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। और याद रखिएगा, एक मिनट रुकिएगा, क्या बात कर रही थी मैं? आप आर्टिकल 32 के, आपको आर्टिकल 32 ये राइट देता है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है आप हायरार्की ब्रेक नहीं, इन डिटेल में अगर हम बात करें तो हर कोर्ट की या हर सिस्टम जो बनता है उसकी एक मर्यादा, एक प्रोसेस होता है। और कोर्ट सिस्टम की बात करें तो इसकी भी हायरार्की होती है। आप हर केस के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे जाके नहीं बैठ सकते हो। और इतने बड़े कंट्री का क्या होता अगर हर किसी के पास हर चीज के लिए फंडामेंटल कोर्ट के पास जाने को का अधिकार होता। तो सब चीजों के लिए नहीं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स एक मूलभूत आवश्यकता है इंसान की, और उसे ना छीना जा सके, इसलिए आर्टिकल 32 में आपको स्पेशल पावर दी गई है हर किसी को कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बट आपको जाना लॉजिकली पहले हाई कोर्ट ही चाहिए। अगर आप नहीं गए हो तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो कि अगर मान लीजिए आपका लॉजिक बहुत ही सॉलिड है या आपका रीजन बहुत ही वैलिड है, तो आप सुप्रीम कोर्ट को आपको ये बताना पड़ेगा कि आप हाई कोर्ट की जगह पे डायरेक्टली यहाँ पर क्यों आए हो। अगर वो वैलिड होगा तो डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और नहीं होगा तो आपको हाई कोर्ट के थ्रू जाना पड़ेगा। ये चीज तो आपको ध्यान रखनी पहली बात तो इसमें, इसको बताने से पहले। और दूसरी चीज, ये जो चीजें हैं ये सिर्फ अगर आपसे पूछता है तो ये वाला जो पूरा मुद्दा आता है अगर फंडामेंटल राइट से ही एसोसिएटेड है, जो कि सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ ये पावर है। तो एक मिनट, कुछ गड़बड़, चलिए अवॉइड करते हैं, कुछ होगा फिर देखते हैं। चलिए हम बात करते हैं। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही फंडामेंटल राइट को सिक्योर करने के लिए पावर है। फॉर दैट पर्पस सुप्रीम कोर्ट
को फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर या गारंटर कहा जाता है। प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट। ये क्यों? आर्टिकल 32 की वजह से ही कहा जाता है कि ये सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है कि वो किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं होने देगा। अब ये हाई कोर्ट के लिए नहीं बोला जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 32 को बोला जाता है और सुप्रीम कोर्ट को ही प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट कहा जाता है। ऑल्दो हाई कोर्ट के पास भी अथॉरिटी होती है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 की वजह से। इस चीज को ध्यान रखिएगा, डोंट बी कंफ्यूज कि राइट तो दोनों के पास है इसलिए दोनों को बोला जाएगा, नहीं, ये खुद भी एक फंडामेंटल राइट्स है। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये खुद भी एक फंडामेंटल राइट है, इसको वायलेट नहीं किया जा सकता है। अथॉरिटी हाईकोर्ट के पास भी है, लेकिन इसकी अथॉरिटी इतनी ज्यादा नहीं इन कंपैरिजन टू सुप्रीम कोर्ट। इसी वजह से आर्टिकल 32 को, सुप्रीम कोर्ट को नहीं, आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ये कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैं यहाँ पर इसको रोककर बता दिया था। ऑल्दो आई वाज थिंकिंग अबाउट कि ये चीजें हम मेंशन कर देंगे फंडामेंटल राइट्स में, लेकिन ये इससे एसोसिएटेड है, दैट्स व्हाई आई टुक अ ब्रेक और यहाँ से डायरेक्टली मैंने ये सारी चीजें ऐड ऑन कर दी है। अब हम आ जाते हैं अपने टाइप पर, जहां पर हम बात कर रहे थे। तो हैबियस कॉर्पस के बारे में कोई कुछ तो इश्यू है बाहर। सॉरी बिकॉज ऑफ वॉइस I got little bit distracted। चलिए हम बात करते हैं रिट्स के बारे में। हम रिट्स के टाइप के बारे में बात करें तो हैबियस कॉर्पस हमारा कंप्लीट हो गया था। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को जिसने आपने बनाया है उसको कोर्ट के आगे प्रेजेंट करना है इन ऑर्डर टू चेक दैट इज इट लॉफुल और नॉट। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज देखिए, मैंडेमस। मैंडेमस मैंडेमस का मतलब होता है परमादेश। आदेश क्या होता है? ऑर्डर देना। और परमादेश ये बहुत से भी बड़ा, मतलब परम परमात्मा जैसे कहते हैं, आत्मा, आत्मा से सबसे बड़ा जो सुप्रीम है वो परमात्मा। तो आदेशों का आदेश है ये मैंडेमस। ये क्या है? इसको हिंदी में परमादेश बोलते हैं। इसका मतलब होता है वी कमांड। वी कमांड। तो यहां आपको कोर्ट ये कमांड देती है कि आपको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है। किसे अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है? अगर कोई पब्लिक ड्यूटी की अगर कोई केस हो कि somebody इज नॉट परफॉर्मिंग हिज पब्लिक ड्यूटी, कोई भी अथॉरिटेटिव बॉडी, अगर कोई भी ऐसा अधिकारी या कोई भी जिसे भी पब्लिक अथॉरिटी दी गई है वो अपना काम नहीं कर रहा है, तो कोर्ट को ये पावर है कि वो डायरेक्टली ये रिट जारी करके उसको कोर्ट में बुलाकर ये पूछे कि व्हाई यू आर नॉट परफॉर्मिंग योर पब्लिक ड्यूटी। ये इट्स नॉट मैंडेटरी वो ही गवर्नमेंट से ही एसोसिएटेड हो, कोई भी इंसान जो अपनी पब्लिक ड्यूटी या कोई भी अथॉरिटेटिव बॉडी जो अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये रिट जारी किया जा सकता है। बट कंडीशन अप्लाई फॉर पब्लिक ड्यूटी। पब्लिक ड्यूटी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट। अब ये दोनों रिट्स जो हैं ये एसोसिएटेड हैं कोर्ट से। सर्शियरी, इसका हिंदी में इसको उत्प्रेषक भी बोलते हैं। और इसी के साथ नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। इसका प्रोहिबिशन को क्या बोलते हैं हिंदी में?
उत्प्रेक्षण और अधिकार को, तो क्या था इसको, ये है कोवेरेंटो। अभी हम सबको साथ कर दे रहे हैं इसको। हिंदी का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, प्रोविजन को निषेध, यस रिकॉर्ड, ये है निषेध। निषेध का मतलब होता है हिंदी में, आपको पता ही होगा निषेध का मतलब, कुछ खराब होने से पहले हम उसे क्योर, नॉट क्योर, प्रिवेंशन कर सकें। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वही वाली बात यहाँ पे अप्लाई होती है कि इन केस कोई भी लोअर कोर्ट अगर अपनी ड्यूटी को प्रॉपर तरीके से नहीं परफॉर्म करती है या कोई जजमेंट पास कर रही है और किसी बंदे को ऐसा लगता है कि मेरी बातों को सुना नहीं जा रहा है या हमारे साथ कुछ भी गलत हो रहा है, किसी भी कंडीशन में कोर्ट से वो सेटिस्फाइड नहीं है या उनके जो अधिकार है उसे नहीं ध्यान रखा जा रहा है, तो डायरेक्टली दे हैव अथॉरिटी टू गो टू द हायर कोर्ट। हायर कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट है तो वो हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, हाई कोर्ट वाले सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हैं कि अगर ये कंडीशन है, मेरे फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जा रहा है और आप इंटरफेयर करिए इस मुद्दे में और हमारी बात को सामने रखने का मौका दीजिए। तो ऐसी कंडीशन में ये हायर अथॉरिटी जिस कोर्ट की होगी वो अपने लोअर कोर्ट को ये रेट जारी करके ये बोल सकता है कि आपके ये इशू है, either to take care of it or it could be hand over to the higher court। या तो वो मुद्दे उस चीज को वहां पर उस पे चर्चा या फिर आप अपने लेवल पे इसे ठीक करिए या फिर आप ये पूरा अगर मैटर बहुत सीरियस है तो इट कुड बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू द हायर कोर्ट। उस हायर कोर्ट तक वो पूरा मुद्दा अपने हाथ में ले सकता है हायर कोर्ट, ठीक है। ये हो जाएगा प्रोविजन। तो प्रोविजन को पहले देखिएगा, ये जजमेंट पास होने से पहले अगर बीच में ही ऐसा कुछ बहुत बड़ा मुद्दा उठ जाता है और बीच में ये केस ऐसा हो जाता है कि बीच में अगर ऐसी कोई कंडीशन बन जाती है कि हाँ ऐसी कोई कंडीशन बन जाती है कि किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो जजमेंट आने से पहले ही ये ट्रांसफर हो सकता है हायर अथॉरिटी को, हायर कोर्ट को। लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने अपना जजमेंट पास कर दिया गया है और अगेन किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया है, तो उसके पास, इंसान के पास ये अथॉरिटी होती है कि पहले बहुत प्रोसीजर होता है और उसके थ्रू अगर आप जाते हैं और हायर कोर्ट ये एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ आपके साथ इलीगल कुछ भी हुआ है ऐसा, तो दे कैन बी टेक हैंड ओवर द केस टू देमसेल्फ, अपने आप को वो हैंड ओवर कर सकते हैं, या दे कैन बी टेक द चार्ज ऑफ इट। हैंड ओवर नहीं कहेंगे, हैंड ओवर तो अगर वो खुद कोर्ट, लोअर कोर्ट अगर हैंड ओवर करता तो वो दे डायरेक्टली कैन टेक द चार्ज ऑफ देमसेल्फ। फिर उसके बाद सर्चरी के बारे में बात करें तो ये हो गया, हाँ सर्चरी क्या होता है, जब ऑलरेडी जजमेंट पास हो गया हो। प्रोविजन ये प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है, ताकि आप इसे ध्यान रखिएगा। आप इस सर्चरी से आप इस तरह से याद कर सकते हो कि हायर कोर्ट जो होती है वो अपने लोअर कोर्ट के सर पे बैठ जाती है कि तुमने जो जजमेंट पास किया है गलत किया है, लाओ हमें दो, हम इसको देख लेंगे, ठीक है। ये सर्चरी हो गया। और प्रोविजन को पहले से याद रखिएगा, से पहले से प्रोविजन। प्रोविजन में क्या करते हैं कि हम कोशिश करता है कोर्ट कि बीच में ही अगर कोई मुद्दा ऐसा होता है तो हम प्रिवेंशन कर ले, इंस्टीड ऑफ कि कहीं देर ना हो जाए। फिर है लास्ट है कोवेरेंटो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसको टू बी सर्टिफाइड बोलते हैं। सर्टिफाइड इसका मतलब होता है, ठीक है। प्रोविजन तो आप जानते हो इंग्लिश वर्ड ही है, और कोवेरेंटो के बारे में अगर हम बोले तो इसका मतलब होता है अधिकार, इसमें क्या होता है, अधिकार पूछा जाता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर सिटिंग ऑन यू वट एवर द पोस्ट, या जिस भी जगह पर आप बैठे हो, किसी भी अथॉरिटेटिव बॉडी पे बैठे हो, या फिर आपने किसी भी इलीगल तरीके से या भी कोई भी, let me give you an example. Suppose somebody is
टुक अ चार्ज ऑफ एनी ऑफिस, किसी भी ऑफिस का उसने चार्ज ले लिया है, या कोई किसी अथॉरिटी को पर बैठा हुआ है, लेकिन उसके पास जो भी क्राइटेरिया, योग्यताओं की बात करें, वो नहीं है, या उसने कुछ फुलफिल नहीं किया है, या वो गलत तरीके से आके किसी भी सीट को ले लिया है या कहीं जॉब कर रहा है, इस तरह का कोई भी कंडीशन है, तो कोर्ट के पास ये ऑर्डर, ये अधिकार है कि वो रिट जारी करके पूछ सकती है कि किस अधिकार से तुम यहाँ पे बैठे हुए हो, तो को वारंटो, कौन बैठा दिया तुम्हें। इसका फाइनेस्ट एग्जाम्पल अभी कुछ समय पहले बिहार में, और ये काम बिहार ही कर सकता है, कि एक 2 लाख समथिंग दे के आईपीएस बन गया था इंसान, और जब वो घूम रहा था तो फिर पकड़ा गया कि भाई ये आईपीएस तो कहीं से लग नहीं रहा है, तो और उसके बाद वो स्टार बन गया, कहाँ है भगवान जाने अभी, लेकिन उसने ऐसा काम किया। तो यहाँ पे उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, ना कोई योग्यता थी। योग्यता ये नहीं कि आप 2 लाख रुपए दे के एसडीएम या फिर जो भी बन गया था, आईपीएस बन गया था, तो ये कोई योग्यता नहीं है। तो यू हैव टू क्वालिफाई, गो थ्रू अ प्रोसेस ऑफ यूपीएससी, और अगर आपने ये प्रोसेस के थ्रू नहीं आया, या इलीगली किसी तरीके से आपने अगर इस पे अधिकार किया है किसी भी सीट पर, चाहे वो जॉब हो या कोई, या कोई भी ऐसी पोस्ट आपने ऐसे अक्वायर्ड कर ली है जो इलीगल है, तो वहां पे इस तरह का रेट जारी हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेट। ये हम लोगों ने मैक्सिमम हर चीजें रेट के बारे में डिटेल में डिस्कस कर ली। रेट क्या है, रेट से एसोसिएटेड कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जिसके बारे में हमें जाना था, सुप्रीम कोर्ट के क्या अधिकार हैं, और हाई कोर्ट के क्या अधिकार हैं, रिट जारी करने में अधिकार में कैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा अधिकार रखती है, ये भी हम लोगों ने देख लिया। लेकिन ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए इसको गारंटर नहीं बोला जाता है। लेकिन क्योंकि आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को ये अथॉरिटी है, इसलिए, और वो खुद भी अपने आप में आर्टिकल 32 एक फंडामेंटल राइट है, दैट इज वाई आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट इज कंसीडर द गारंटर एंड प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट। इसके साथ ही इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके स्पेक्स होने की वजह से ही भीमराव अंबेडकर ने इसको सोल, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। और इसके साथ ही अगर आप सोचिए, अब ये मतलब हमारा टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, अब इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जब भी टू बी सर्टिफाइड है, somebody ask you किसी चीज की इंपॉर्टेंस क्या है, दिस टॉपिक इज नॉट रिलेटेड टू योर सिलेबस, इट इज मोर रिलेटेड टू योर लाइफ टू। अगर आपसे ये जो बात अब हम लोग करने जा रहे हैं, वो सिर्फ सिलेबस से ही या इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बल्कि लाइफ से भी एसोसिएटेड है, और आपको पढ़ाई में बहुत मदद तो आएगी ही आएगी। जब भी आपसे क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, कोई आपसे क्वेश्चन करता है, या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसी चीज की क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या बताएं इसमें। जब भी किसी चीज की इंपॉर्टेंस आपको जाननी हो लाइफ में, या फिर पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन से एसोसिएटेड, तो आप सोचिए कि अगर वो नहीं होता तो क्या होता। तो नहीं होता तो क्या होता है, लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, या ये रेट जारी करने का अधिकार नहीं होता, तो पुलिस किस तरह से कैसे कैसे उठाकर और किस तरह से मिसयूज कर सकते हैं अपने पावर को। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा अथॉरिटी होती है, किसी को किस तरह से तड़पा के, किस तरह से थर्ड डिग्री दुनिया भर की चीजें करके एक इंसान शांति से रह नहीं पाता, हम आप नहीं रह पाते। केस जो होते हैं वो तो आप, इन सब के बावजूद भी कितने केस हो जाते हैं, लेकिन अगर ये नहीं होता तो कितनी अथॉरिटी होती पुलिस के पास, आप सोच सकते हो। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए बंदे ये परमादेश नहीं होता, अगर भी कमांड नहीं होता, तो कोई भी पब्लिक ड्यूटी जो अपने मर्जी से लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो चाहते तो आते या काम करते, नहीं करते। हमारे पास अथॉरिटी नहीं है कि हमारे पास बीइंग अ सिटीजन या बीइंग अ इंडिविजुअल या पर्सन हम अपने अधिकार के बारे में जाके बात कर सकें। तो सोचिए अगर ऐसा अधिकार होता ही नहीं होता, और किसी की जॉब लगने के बाद जितने भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो काम ही नहीं करती, तो आप क्या कर सकते थे। तो इसलिए सोचिए अगर ये नहीं होता तो हमारी लाइफ कितनी टफ होती। तीसरी कंडीशन हम बात करेंगे, अगर ये कोर्ट वाला इशू नहीं होता, तो कोई भी कोर्ट अपने लेवल पर, क्योंकि अभी हमें तो अथॉरिटी है कि हम डायरेक्टली जा सकते हैं, हमारे यहाँ मतलब एक हायरार्की के थ्रू जा सकते हैं कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे, फिर इस कोर्ट में जाओगे, फिर हाई कोर्ट में जाओगे, ऐसे करके जितनी भी हायरार्की बनी हुई है आपको उसके थ्रू गो थ्रू होना है। लेकिन फंडामेंटल राइट जिसके बगैर हमारी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है,
अगर उसका वायलेशन हो रहा है तो डायरेक्टली ये अधिकार दिए गए कि आप सुप्रीम कोर्ट तक जाकर अपनी बातें रख सकते हो। आपको डर हो सकता है जहां तक है कि आपके अपने एरिया के कोर्ट में कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है या आपको डरा धमका सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कोर्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द आउटसाइड द कोर्ट। आपको अगर किसी भी तरह का डर है और कोई भी बहुत सीरियस मैटर है तो इतनी अधिकार दिए गए हैं हमारे यहाँ के लोगों को कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। और अगेन ये तो प्रोविजन हो गया कि बीच में ही अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है। और उससे भी बड़ी अगर चीज होती है कि अगर कोई मुद्दा अगर कोई रिजल्ट आ गया है या कोई जजमेंट सुना दिया गया है और किसी भी वजह से, चाहे आउटर इन्फ्लुएंस की वजह से या फिर मुद्दे में कोई भी दिक्कत होने की वजह से या आपके पूरे पॉइंट ऑफ व्यू को ना सुने जाने के बाद के कारण, किसी भी के कारण अगर दे दिया गया है जजमेंट, तो वो हमेशा के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। आपके पास अगेन एक अथॉरिटी है। ये 4 चीजें हो गई। और 5वीं इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई भी, जैसा भी हमने एग्जांपल दिया है कि कोई भी पैसा देकर किसी भी अथॉरिटी पे बैठ जाए, तो आपको ये अधिकार दिए गए हैं। इसके सिवा भी ऐसे आपके पास बहुत से अधिकार हैं, जैसे हम आरटीआई जारी करके ये जान सकते हैं कि हम सबको आर्टिकल 16 की बात करें तो इक्वल अपॉर्चुनिटी की दी गई है। अगर अब हम सारे साल भर मेहनत कर रहे हैं, कई साल से मेहनत कर रहे हैं और हमारी जगह पे कोई पैसा देकर या किसी भी तरीके से किसी अथॉरिटी को हासिल कर लेता है और आपको पता है कि वो योग्य नहीं है या उसने क्वालिफिकेशन जो दी गई है उसको उस क्राइटेरिया को नहीं क्वालिफाई किया है, तो आप जाकर इस पे क्लेम कर सकते हैं कि इसने अपनी अथॉरिटी ली है बट ही इज नॉट skilled या he is not capable enough to sit on or to take the charge of this particular position। तो आप उसके लिए भी वहां पर कोर्ट में जा सकते हो। और उसके साथ ही एग्जाम्पल देख लीजिए था कि कोई आईपीएस भी बन सकता है 2 लाख में अगर ऐसे रेट नहीं होते। तो ये सब चीजें रही हमारे बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रेट्स के बारे में, जिसकी वजह से आज हमारा कंट्री इतना खूबसूरत है कि किसी भी लेवल का इंसान जो होता है कहीं भी पहुंच सकता है मेहनत के साथ में। और उसके साथ ही कितने लेवल पर हमारे जो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है किस लेवल पर हाइपोथेटिकल कंडीशन में सोचकर हमारे लिए इतने सारी चीजें क्रिएट करी हैं और लाइफ को इतना ईजी बनाया हमारे। तो वी मस्ट बी थैंकफुल फॉर देम। और इसी के साथ ही ये सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।